नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। जाति राजनीति के लिए कोई नई चीज नहीं है। चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी, हर दल, हर नेता जाति समीकरण बनाता है। कुछ जातियों को जोड़ा जाता है, कुछ को घटाया जाता है। इसको हम सोशल इंजीनियरिंग कह देते हैं और इसी जाति के इर्द गिर्द ये सोशल इंजीनियरिंग घूमती है। लेकिन पिछले 24 घंटों से ये जाति वाला डेसिबल अचानक बड़ा हाई हो गया है। ऐसा लगता है कि जाति एकमात्र मुद्दा रह गया है देश में। हर नेता दूसरे नेता की जाति पूछ रहा है, उसकी जाति पर सवाल उठा रहा है। संसद में अनुराग ठाकुर ने बयान दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने उस भाषण का वीडियो रीट्वीट कर दिया। इससे सारे मोदी विरोधी परेशान हो गए। सवाल है कि क्या मोदी ने बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाया है या जाति का फंदा बीजेपी की पॉलिटिक्स को फंसाने वाला है? क्या राहुल गांधी को जाति फॉर्मूला मिल गया है? अखिलेश यादव के दोनों हाथों में लड्डू हैं। कास्ट कैलकुलेशन का चुनावी इक्वेशन समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जिसकी जात का पता नहीं, आपने जाति कैसे पूछ ली? जाति क्या पूछ? आप जाति कैसे पूछ सकते किसी हैं? की जाति पूछ सकता है? आप बताएं जाति कैसे? राहुल जी, आपकी जाति क्या है? जाति न पूछो साधु की। जाति 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 क्या देश की राजनीति अब जाति से ही चलेगी? कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं। क्या ठाकुर की जाति पूछी, इसीलिए यादव गुस्सा हैं? जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली? ये बताइए बस। प्रधानमंत्री पिछड़ा, राहुल पंडित, जाति गणित में किधर जाएंगे ओबीसी और दलित? अगर कोई मुझे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत? जाति का डेसिबल बढ़ा, किसका वोट घटा, किसका वोट जुड़ा? जाति क्या पूछ लिया, हंगामा क्यों बरप गया? ये जो बात ये आप कह रहे हो, एंटी मोदी कैंप जाति पर तमतमाया हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न है। उसे लगता है कि अब मोदी फंस जाएंगे। मंडल एक बार कमंडल के साथ जा रहा था, मगर जाति के शोर ने मंडल को कमंडल से निकाल लिया है। क्या राहुल ने मोदी को फंसाने के लिए जाति वाला चक्रव्यूह बनाया है? जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। क्या बीजेपी पहली बार राहुल गांधी की पिच पर खेलने के लिए मजबूर है? और उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने कहा था कि जात पर ना पात पर। अबे मैंने तो कहा नहीं सर, उस समय कहा गया था। क्या जाति का शोर जितना मचेगा बीजेपी को उतना नुकसान होगा? और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। क्या बीजेपी ने इलेक्शन में जाति वाला कैलकुलेशन पूरा कर लिया है? जाति के सवाल पर मोदी की पार्टी ऑफेंसिव मूड में है। बीजेपी एक भी कदम पीछे नहीं खींच रही। संसद में अनुराग ठाकुर के बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर नहीं आई, बल्कि फ्रंट फुट पर खेल रही है। ऑपोजिशन ने भी पूरी फील्डिंग बिछा रखी है। दोनों तरफ से गलती होने का वेट किया जा रहा है। जिसकी आंख झपकी, समझिए उसकी गेंद लपकी। पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ, उसमें 24 की राजनीति को 2029 तक ड्राइव करने वाली फोर्स है। यह फोर्स है जाति। जाति यानी कास्ट, जिसके बारे में हिंदुस्तान में एक बड़ी मशहूर कहावत है, जाति नहीं जाति। धर्म बदल सकता है, लेकिन जाति नहीं बदली जा सकती। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की। यह सब शुरू हुआ एक सवाल से। संसद में अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया, कौन जात हो? जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी ने समझा ठाकुर ने उनसे जाति पूछी। अनुराग ठाकुर के शब्द सिलेक्शन पर जो रिएक्शन आए, उसमें अगले इलेक्शन का पूरा कैलकुलेशन है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला रिएक्शन राहुल गांधी का। इसमें फुल कैलकुलेशन है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये
ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। एक दिन पहले ही राहुल ने संसद में हिसाब बताया था। देश में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को मिलाकर 73% की आबादी होती है। कांग्रेस को दलित और आदिवासियों के कुछ वोट मिलते हैं, लेकिन पिछड़ा वोटर कांग्रेस से 100 हाथ की दूरी बनाकर चलता है। राहुल जाति जनगणना से पिछड़ों की गिनती करना चाहते हैं। दूसरा रिएक्शन अखिलेश यादव का है। अखिलेश के रिएक्शन में यंग एंग्री पिछड़ा लीडर वाली बात है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। अनुराग ठाकुर के बयान पर 2 प्रतिक्रियाएं तुरंत आईं। उसके बाद और अधिक जोड़ घटाव करके सारे नेता बोलने लगे। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कौन सा गुनाह किया अनुराग ठाकुर ने? सही तो पूछा। मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी जरा आप बताना दें, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? वो तो इमेच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? बहुत ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, गलत बात बोली है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध होगा और जमकर विरोध करेंगे हम लोग। जाति क्या पूछ लिया, हंगामा क्यों बरप गया? जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी 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 मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का दलित, ओबीसी, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी से लड़ाई क्या है? क्यों आप जो उनकी बात होती है उनको बुरी बात ज्यादा प्रमोट करते हो? जाति न पूछो साधु की। राहुल जी साधु हैं? वो साधु होते तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती। पूछ लीजिए ज्ञान, वो ज्ञानवान है। चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं, जाति नहीं पूछेंगे आपकी, बताइए आपका ज्ञान। जाति पर राहुल का अपना गणित है, अखिलेश यादव अपना दिमाग लगा रहे हैं और बीजेपी का अपना कैलकुलेटर चलता है। नेहरू, इंदिरा और राजीव के जमाने से कांग्रेस के 4 परंपरागत वोटर थे: दलित, ब्राह्मण, आदिवासी और मुसलमान। ये वोट बैंक जैसे जैसे टूटा, वैसे वैसे कांग्रेस 414 से 44 सीट तक सिमट गई। कांग्रेस को 44 से 99 तक लेकर आए राहुल गांधी को मालूम है कि ब्राह्मण वोटर उनसे बहुत दूर जा चुका है। ब्राह्मण वोट की भरपाई राहुल गांधी पिछड़ा वोट से करना चाहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए जो वोट शेयर चाहते हैं, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुसलमान का हिस्सा होगा। दलित, आदिवासी और मुसलमान राहुल को कुछ वोट दे रहे हैं, तभी कांग्रेस को 21% का वोट शेयर मिलता है। राहुल को इसमें पिछड़ों के वोट ऐड करने हैं। पिछड़ा वोट के लिए ही राहुल बार बार जाति गिनने की बात करते हैं। बिहार की जाति गणना से राहुल को इतना तो पता चल ही गया कि देश में सबसे बड़ी आबादी पिछड़ों की है। जब तक पिछड़ी जातियां कांग्रेस को वोट नहीं देंगी, तब तक कांग्रेस का रिवाइवल मुश्किल है। नरेंद्र मोदी पिछड़ा है। ओबीसी से आने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पीएम की चेयर पर 2 टर्म पूरे किए हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। ओबीसी के सबसे बड़े लीडर से पिछड़ा वोट छीन लेना आसान नहीं है, इसीलिए राहुल बार बार मोदी पर पर्सनल हो जाते हैं। उनकी जात, घाची जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के हैं। एक समय था जब राहुल गांधी कास्ट पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर चलते थे। 2017 के यूपी चुनाव में उन्होंने जाति पर कोई कमेंट करने से भी मना कर दिया था। 7 साल में यह बदला है कि अब राहुल सभी से जाति ही पूछते रहते हैं, लेकिन अपनी जाति पूछे जाने पर बिफर जाते हैं। 29 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट बनाने वाले अफसरों की जाति पूछी। 13 मई 2024 को राहुल गांधी ने सेना के अफसरों और अग्निवीर जवानों की जाति पूछी। 6 मई 2024 को राहुल ने क्वेश्चन पेपर सेट करने वालों की जाति पूछी। 21 अप्रैल 2024 को राहुल ने देश के अरबपति उद्योगपतियों की जाति पूछी। 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने उनके प्रोग्राम को कवर करने आए पत्रकारों से उनकी जाति पूछी। इससे पहले 8 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की जाति पूछी थी और उनको पिछड़ा की जगह जनरल कास्ट का बताया था।
20 सितंबर 2023 को राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के टॉप सेक्रेटरीज की जाति पूछी थी। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। हम आपको राहुल गांधी का एक और वीडियो दिखाते हैं। 9 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे पत्रकारों से भी राहुल ने उनकी जाति पूछी थी। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो यह सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? यह सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। पार्लियामेंट में राहुल गांधी के लिए बिना ढाल बने अखिलेश यादव ने जाति वाला अपना इक्वेशन चुनाव से पहले ही ओपन कर दिया था। PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव बजट के हलवे में भी PDA घुसा देते हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। अखिलेश संसद में जाति पूछने पर गुस्सा करते हैं, लेकिन बाहर वो खुलेआम जाति पूछते हैं। कोई मिश्रा मिल जाए, कोई तिवारी मिल जाए, कोई पांडे मिल जाए तो अखिलेश का रिएक्शन बदल जाता है। छोड़ो अपना कैमरा, कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो गया। बीजेपी के लिए कमंडल वाली पॉलिटिक्स ज्यादा मुफीद है। समय के साथ उसने मंडल वाली पॉलिटिक्स भी करनी सीख ली, लेकिन बीजेपी इस ऑफेंसिव कास्ट पॉलिटिक्स के लिए रेडी नहीं। ये लोकसभा चुनावों में दिख गया। कास्ट पॉलिटिक्स के सेंटर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पिछड़ जाना सबसे बड़ा इंडिकेटर है। यादव वोट बीजेपी और एनडीए को मिले नहीं। अखिलेश 82% यादव वोट ले गए। कुर्मी और कोयरी वोट का बड़ा शेयर बीजेपी को जरूर मिला, लेकिन अखिलेश ने उसमें भी 34% की सेंधमारी कर दी। अन्य ओबीसी जातियों के भी 34% वोट शेयर सपा और कांग्रेस की ओर चले गए। पहली बार जाटव वोट टूटा तो बीजेपी से ज्यादा जाटव वोट सपा कांग्रेस को मिला और गैर जाटव दलित वोट आधे से ज्यादा इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए। 2024 चुनाव के आंकड़े जाति पॉलिटिक्स की नई रियलिटी है। बीजेपी इसे स्वीकार करने और नई सोशल इंजीनियरिंग करने की जगह ऑफेंसिव हो रही है। जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है। आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। पत्रकारों की जाति पूछी जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है कि ये हलवा सेरेमनी में ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस किस जाति के हैं, उनकी जाति पूछी जा सकती है। जजेस की जाति पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं हाउ मेनी दलित्स एंड आदिवासीज इन हाई कोर्ट्स राहुल गांधी आस्क्ड इन प्रतापगढ़। आप किसी कोर्ट में पेश होते हैं और वहां जाके जजेस की जाति पूछते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को यह जानने का अधिकार है कि किस जाति के लोग सर्वाधिक सैनिक के रूप में हैं, किस जाति को कितनी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिली हुई, किस धर्म को कितना रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिला हुआ है। यह सब आप पूछ सकते हैं, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है। संसद में अनुराग ठाकुर ने जाति पर कमेंट किया, राहुल ने उसे अपने ऊपर ले लिया।
अखिलेश मौका देखकर उस झगड़े में कूद पड़े। मगर आग तब भड़की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सोशल मीडिया टाइमलाइन पर अनुराग ठाकुर के भाषण को पोस्ट कर दिया। उनमें से कितने लोग हैं, उनके बड़े बड़े लीडर इतने इंटरकास्ट मैरिजेस कर लिए, आपके पास तो लिस्ट होगा। हर बड़े लीडरों का बात कर रहा हूँ मैं, छोटे लीडरों का नहीं, मंत्रियों का। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करे। वो तो इमैच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? और ऐसे कितने लोग नहीं है बीजेपी में जो इंटरकास्ट मैरिज कर लिए हैं और इंटरकास्ट इंटर रिलीजन कर लिए हैं। क्या सबकी जाति ही पूछेंगे पार्लियामेंट में? ये गलत है। ऐसे चीज़ों का मैं कंडम करता हूँ और प्राइम मिनिस्टर का खास जो ट्वीट है उसका भी मैं कंडम करता हूँ। राहुल गांधी सबकी जाति पूछते हैं लेकिन अपनी जाति नहीं बताते, क्योंकि जाति का सवाल राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किल है। अनुराग ठाकुर ने जो पूछा उसका कोई सीधा जवाब है ही नहीं। दत्तात्रेय गोत्र के कश्मीरी कौल ब्राह्मण जवाहरलाल नेहरू की एक ही बेटी हुई। इंदिरा गांधी ने पारसी धर्म मानने वाले फिरोज गांधी से शादी की। राजीव गांधी ने इटली की कैथोलिक ईसाई धर्म मानने वाली सोनिया माइनो से शादी की, जो बाद में सोनिया गांधी हो गई। राजीव और सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस कहती है कि वो दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। संसद में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना इसी पर कमेंट किया। नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा उधर ही किया गया, इसीलिए राहुल झटपट उठ खड़े हुए। देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। बीजेपी अब इसी थॉट को आगे बढ़ा रही है, इसीलिए पार्टी ने इस इशू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अपने सबसे तेज तर्रार प्रवक्ता को भेजा। हार्ड लाइन हिंदुत्व की लाइन पकड़कर चलने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इसी लाइन को बढ़ा रहे हैं। कौन सा गुनाह किया अनुराग ठाकुर ने? सही तो पूछा। इनका उद्देश्य है हिंदुओं को गाली देना, सनातन को तोड़ना। इनका उद्देश्य यही है, माँ बेटे मिलकर के भारत के सनातन को खंडित करना चाहते हैं, बर्बाद करना। कौन गुनाह है? हम तो बता दिए ना कि नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, राजीव गांधी से लेके, कांग्रेस के शासन से लेके, ये पिछड़े के विरोधी हैं। अगर जाति बता दे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन ये जाति बताएंगे नहीं, क्योंकि क्या बीजेपी कोई भूल कर रही है? अभी लगता तो ऐसा ही है। जाति पर एक कमेंट करके डिबेट शुरू करने वाले अनुराग सिंह ठाकुर बिरादरी के हैं। बीजेपी ने जिनको डिफेंड करने के लिए भेजा है वो संबित पात्रा ब्राह्मण हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भूमिहार हैं। यानी बीजेपी की ओर से जो 3 नेता आगे आए, तीनों में से कोई भी पिछड़ी जाति का नहीं है। इसका मैसेज जाता है। यूपी बिहार जैसे राज्यों में तो एकदम 100% जाता है। क्या बोला जा रहा है, इससे पहले यह देखा जाता है कि कौन बोल रहा है। बीजेपी मैसेज और मैसेंजर दोनों को ठीक करेगी तो आगे बढ़ेगी, वरना कास्ट पॉलिटिक्स में उलझती जाएगी। अब जरा वायनाड के बारे में आपको बता दें। वायनाड में आज रुक रुक कर बारिश हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रुक गया है। कल सुबह फिर से भारतीय सेना बचाव का काम शुरू करेगी। वायनाड में जो हादसा हुआ उसमें 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। अब तक यही माना जा रहा था कि वायनाड में जो कुछ हुआ उससे बचना नामुमकिन था। लैंडस्लाइड होने वाला है, इसकी किसी को कैसे खबर होगी? सब कुछ अचानक एकदम से हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज वायनाड को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि वायनाड में लैंडस्लाइड नहीं, लापरवाही ने जान ली। ये तबाही रोकी जा सकती थी। एक 180 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। एक इंसान भी नहीं मरता, एक जानवर तक नहीं मरता।
वार्निंग सुन लेते तो वायनाड बच जाता। अगर भारत सरकार की बात केरल की सरकार सुनती, अर्ली वार्निंग सिस्टम के अलर्ट पर वक्त रहते रिएक्ट करती। यह भारत सरकार की 27 जुलाई की वार्निंग है, इसमें केरल का नाम है। यह भारत सरकार की 28 जुलाई की वार्निंग है, जिसमें केरल और लैंडस्लाइड क्लियर मेंशन है। यह 29 जुलाई की चेतावनी है, जिसमें बार बार बताया गया केरल में 30 जुलाई तक खतरा बढ़ा है। लैंडस्लाइड की वार्निंग फिर से दी गई। वार्निंग पर वार्निंग, अलर्ट पर अलर्ट जारी हो रहे थे, लेकिन वायनाड में जान बचाने वाला एक्शन नहीं हुआ। 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई को केरल में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ की चेतावनी बार बार दी गई। सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। तबाही की ये तस्वीरें बर्बादी के मंजर को दिखाने के लिए काफी है। आप देखिए किस तरह से इस साइज के बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर गांव के बीचों बीच आकर गिरे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब इन बोल्डर्स की चपेट में यहाँ पर बने रिहायशी मकान आए होंगे तो उनका क्या हश्र हुआ होगा। बताया जा रहा है, स्थानीय लोग बताते हैं कि करीब करीब यहाँ पर 120 ऐसे मकान हैं जो इन बोल्डर्स की जद में आ गए, जो लैंडस्लाइड के बाद पानी के साथ बहते हुए यहाँ पर पहुँचे। मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये सड़क यहाँ पर थी, लगता है जो कनेक्ट करती थी चूरलमला और मुंडकई को। हम मुंडकई के बिल्कुल करीब अब पहुँच चुके हैं और ये जो सड़क थी वो कनेक्ट करती थी। और आप देखिए यहाँ पर क्या हालत है, ये सड़क जो है यहाँ से पूरी तरह कट ऑफ हो गई है। लेकिन आप जहाँ पर भी देखिए कैमरे की नज़र से, जहाँ जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े बोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। ये बोल्डर्स जो हैं वो लैंडस्लाइड जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आप यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर हमें बताया गया है कि ऐसे बड़े बड़े बोल्डर्स ही हैं। जो मुत्तप्पनपुरा जो इसका एपिक सेंटर है, यहाँ से तकरीबन 4.5 किलोमीटर, वहाँ पर सबसे पहले लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा इन बड़े बड़े बोल्डर्स और बड़े बड़े पेड़ों के साथ जिस तरह से दरकने लगा, साथ साथ वहाँ से जो पानी का सैलाब है इन बोल्डर्स को नीचे डाउनस्ट्रीम की तरफ लाता गया। जैसा वायनाड में हुआ वैसा देश के कई राज्यों में, कई जिलों में, कई शहरों कस्बों में होता था। कई बार सैकड़ों लोगों की जान गई, लेकिन 2014 के बाद इस सिलसिले को बंद करने का फैसला हुआ। 2016 में मोदी सरकार ने अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम करना शुरू किया। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए। 2023 तक भारत का अर्ली वार्निंग सिस्टम दुनिया का बेस्ट सिस्टम बन गया, जो 7 दिन पहले बता सकता है कहां पर किस तरह मौसमी खतरा हो सकता है। यह तकनीक दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है जहां कहीं न कहीं पर आफत के बादल मंडराते हैं, कहीं पर समुद्री तूफान तो कहीं पर बादल फटने का खतरा हो सकता है। ऐसे में अर्ली वार्निंग सिस्टम ने कई मौकों पर सैकड़ों हजारों लोगों की जान बचाई है। साल 2023 में ओडिशा में चक्रवात आया, लेकिन सिर्फ 1 मौत हुई। इसी साल गुजरात में साइक्लोन आया, मगर एक भी मौत नहीं हुई। वजह सही जानकारी पर सही वक्त पर एक्शन। इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा। सिर्फ 1 व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया।
गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा सर। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पिटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है। ऐसा ही अलर्ट केरल को भी दिया गया था, बार बार दिया गया था, लेकिन जिस केरल सरकार ने चेतावनी पर 100% ग्राउंड एक्शन नहीं लिया, गांव को खाली नहीं करवाया, सारे लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट नहीं किया, नतीजा 180 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग लापता हैं, पूरा का पूरा इलाका मिट्टी में दब गया। चूरलमला के उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस लैंडस्लाइड की विभीषिका देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा असर जो है वो इस इलाके में फिलहाल देखने को मिल रहा है, और वो इस वजह से क्योंकि इसके बाद के इलाके में फिलहाल जाया नहीं जा सकता है। और आप ये तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे बरसाती नाला हुआ करता था, लेकिन अभी आपको तस्वीरों में देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बड़ी नदी, चौड़ी नदी और गहरी नदी यहाँ से बह रही हो। स्थानीय बताते हैं कि 48 घंटे पहले एक छोटा सा नाला जो बरसाती पानी के लिए, बरसात के पानी के लिए निकलने के लिए था, वो यहाँ पर नजर आता था, लेकिन पिछले 24-48 घंटों में जो बरसात हुई है और उसके बाद जो लैंडस्लाइड हुआ है, उसके बाद यहाँ की तस्वीर बदल गई है। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊं यहाँ पे कि आखिर इस लैंडस्लाइड ने, इस भूस्खलन ने किस तरीके से इस इलाके की तस्वीर बदली है। तो मैं कैमरामैन विजेंद्र से कहूँगा कि ये दुकान दिखाएं। ये कपड़ों की दुकान है और ये पूरी तरीके से इस वक्त आपको तहस नहस और बर्बाद दिखेगा, और लगातार शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। लगातार जो डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, जो प्राइवेट एनजीओ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो लगातार उन इलाकों में जा रहे हैं, उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर पहुंचना इस वक्त काफी मुश्किल है। दुनिया में कई जगह लैंडस्लाइड होते हैं, बड़े बड़े ताकतवर देशों में भी होते हैं, छोटे देशों में भी होते हैं। प्रकृति को रोकना संभव नहीं है। मौसम को अब तक इंसान कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन कैसे इससे बचना है यह तो जरूर सीख गया है। और यह काम करता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो वक्त से पहले सतर्क कर देता है। 7 दिन पहले अलर्ट आता है, कहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है, कहां पर नदियां विकराल रूप ले सकती हैं, कहां पर जल भराव हो सकता है, दलदल जैसे हालात हो सकते हैं। 10 मिनट पहले बिजली कहां गिरेगी यह भी बता सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम केंद्र सरकार को अलर्ट भेजता है, राज्य सरकारों को जानकारी दी जाती है, बाकायदा वेबसाइट में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपलोड तक की जाती है ताकि वक्त रहते जान बचाई जा सके। साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है, मगर कुछ लोगों को है कि यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी। मान्यवर वर्षा, 1 मिनट आप सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, सदन है। Facts and figures and details are being imparted. Please, मान्यवर Honorable Minister. मैं तो उस उद्देश्य से ही कहता हूं, इसको सुनकर सभी राज्य अलर्ट हो, अर्ली में अलर्ट हो जाए। मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है। वर्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हीट वेव के लिए है, तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है, यहां तक बिजली के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो 10 मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांक के साथ कहां गिरेगी वो सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती, मगर इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मैं तो मानता हूं जानकारी का अभाव होगा, जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है, और राजनीति है मान्यवर तो बहुत दुखद है। वायनाड में खतरे को देखते हुए केंद्र ने 9 एनडीआरएफ की टीमें भेजी थी। लोकल प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया था। लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील भी की गई थी, लेकिन खतरा इतना बड़ा है, इतना भयानक लैंडस्लाइड होगा, इसकी आशंका न राज्य सरकार को थी न वायनाड में रहने वाली पब्लिक को। इधर बहुत पहले था, बहुत पुराना एक मंदिर था इधर, उधर है ना, ये पूरा हिल एरिया है ना, ये नीचे पूरा सब लोग रहता है, बहुत लोग रहता है पहले बस। लेकिन सबको एक दिन पहले इधर अलर्ट किया बस, लेकिन सब लोग सोचता नहीं ये कैसा आ रहा है ऐसा। ये रात को मिट्टी पूरा आ गया
बहुत घर है ना, इधर देखो ये घर का पूरा ऊपर ही हो गया। कितना आदमी मिट्टी का अंदर है, बाहर कितना लोग है। सब जब अलर्ट दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ने तब लोग गए नहीं क्या यहाँ से? बस लेकिन इधर कोई नहीं जाता ना, ये ग्राउंड लोग एरिया है ना, ये हिल एरिया नहीं है। देखो इधर ऊपर से आ गया बस, लेकिन देखो इधर एक घर का ऊपर मिट्टी आ गया। इसका जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर हाँ इसका मिट्टी है बस, लेकिन ये मिट्टी का अंदर कितना लोग है, इधर पॉपुलेशन कितना है, कोई लोग का आइडिया नहीं। बहुत लोग भाग गया, बहुत लोग भागा नहीं, बस इसलिए कितना आदमी मर गया, कितना बॉडी है। बॉडी आइडेंटिटी करने के लिए फैमिली भी नहीं है, उसका आइडिया नहीं है। हम लोग क्या करेगा ये सोच के इधर हमको बात करने के लिए भी आइडिया नहीं, कितना आदमी मर गया, कितना आदमी इधर रहा नहीं। ऐसा कितने लोग दबे हैं, कितने लोग रहते थे, कुछ पता नहीं है। मंजर इतना खतरनाक है, लाशों को पहचानने वाला कोई नहीं है। परिवार के परिवार जमींदोज हो गए। वायनाड में कैसे मौत आई, कैसे पूरा पहाड़ दरक के नीचे आ गया, इसको एक एनिमेशन से समझिए। वायनाड में जो पहाड़ हैं वो कच्चे हैं। कच्चे का मतलब मिट्टी ऊपर है, नीचे लाइमस्टोन है, जिसकी वजह से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। भारी बारिश होने से मिट्टी सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट मिट्टी वो होती है जो और ज्यादा पानी को सोख नहीं पाती और यहां से डेंजर अलार्म बजने लगता है। ऐसे में पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसकना शुरू होता है। पत्थर, चट्टाने, पेड़, हर चीज नीचे आ जाती है बहुत तेजी से। न भागने का वक्त मिलता है, न छिपने की जगह मिलती है। और जब सुबह होती है तो न मकान मिलते हैं, न स्कूल दिखते हैं। इंसान, जानवरों, सबका नामो निशान मिट जाता है। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही मचती है। इसको स्लोप फेलियर भी कहते हैं, जब पहाड़ का एक हिस्सा नीचे मैदान की तरफ दरक जाता है। जो इलाके पहाड़ के नीचे थे वहां पर कुछ नहीं बचा। जो ढलान से दूर थे वहां पर भी अब जिंदगी के निशान नहीं बचे हैं। जान बचाने के लिए एयरफोर्स, आर्मी, नेवी हर कोई लगा है। आर्मी ने लोगों के रेस्क्यू के लिए कैसे एक मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक लैडर और 2 पेड़ों की सहायता से इस ब्रिज को बनाया गया है और लोगों को यहाँ से इस टेम्परेरी ब्रिज की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर जो 2 बड़े पेड़ और एक लैडर्स के साथ में इस ब्रिज को बनाया गया। और आप करंट देखिए पानी का, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना तेज प्रवाह इस पानी का है। इस वजह से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग जो वहाँ पर चाय के बागानों में काम करने वाले लोग हैं जो अब तक वहाँ फंसे हुए थे, आज मौसम बहुत साफ है इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद मिल रही है। इसी वजह से इन लोगों को जो है उन लोगों को जो है यहाँ से रेस्क्यू करने में काफ़ी आसानी हो रही है। अब हम आपको इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। जी, मेरे साथ कैमरामैन भी हैं। केयरफुली इसको हमको पार करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो प्रवाह है पानी का, जो यहाँ पर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज इस पानी का करंट है। और इसी मेकशिफ्ट ब्रिज से यहाँ पर क्रॉस करने के बाद लोगों को आर्मी जो है रेस्क्यू कर रही है। एक मेकशिफ्ट ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बागान में काम करने वाले लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर फंसे हुए थे। अब उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर इस नदी के उस पार भेजा जा रहा है। अभी भी ये इलाका इतना सेंसिटिव है, रिपोर्टिंग करते वक्त पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है। सोचिए जब रात में लैंडस्लाइड हुआ था उस वक्त अंधेरे में क्या हुआ होगा। चीखों का, शोर का, मौत का मंजर रहा होगा। वायनाड में 110 से 240 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 42 घंटे में 572 mm बारिश हो गई। जहां पर एपिसेंटर माना जा रहा था वहां से 5 से 6 किलोमीटर दूर कुदरत ने कहर बरपाया। इसी वजह से संभलने का मौका नहीं मिला। यहां पर चाय के बाग थे, हजारों लोगों के घर थे, स्कूल, होटल थे, बैंक थे। अब सब खत्म हो गया। वायनाड का यह इलाका दशकों पीछे हो गया। चूरलमला के केरला ग्रामीण बैंक के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं और तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब इस बैंक में कुछ बचा नहीं है। 48 घंटे पहले तक ये बैंक पूरी तरीके से ऑपरेशनल था, लेकिन जो लैंडस्लाइड हुआ, जो पानी आया इस जगह पर, जो कीचड़ आया इस जगह पर, पूरे बैंक को नेस्तनाबूद कर दिया। आप देखिए बैंक के, अगर मैं आपको शटर दिखाने की कोशिश करूं तो बैंक का शटर जो है वो पूरी तरीके से अंदर तक दबा हुआ है। और ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि बहुत भयावह रहा होगा, ये जो पूरा लैंडस्लाइड रहा होगा, भूस्खलन रहा होगा, बहुत भयावह रहा होगा। अगर इस तरफ कैमरामैन को दिखाने को कहूँ तो ये ATM मशीन है
ये एटीएम है जो यहाँ पे हिल नहीं सकता, यहाँ पे हिल नहीं सकता। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि रिस्क न लें, कोशिश करें दिखाने की, लेकिन देखिए अंदर कीचड़ में पूरी तरीके से सना हुआ है ये एटीएम मशीन। अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है, ना कोई कागजात बचे हैं, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बचा है, ना कंप्यूटर बचा है, ना पैसे बचे हैं। केरल में आसमान से खतरा अभी टला नहीं है, आफत वाले बादल अभी हटे नहीं हैं। मौसम विभाग ने केरल के लिए अलर्ट जारी किया है, लैंडस्लाइड से लेकर भारी बारिश की चेतावनी दी है।